वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट थर्ड के बारे में। आज इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपके, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। जल्दी बढ़ेंगे और जल्दी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं अपन ज्योग्राफी के पार्ट थर्ड के ऊपर। छोटी सी वीडियो के अंदर सारा कंटेंट दे दिया जाएगा आपको, तीनों क्लासेस लो, और इसके अंदर आप एग्ज़ाम की फुल ऑफ तैयारी मिलेगी आपको। आराम से आप इससे एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग के अंदर जो पास में है तो अच्छी बात है, लेकिन जो दूर बैठा है बच्चा, उसके लिए बहुत इजी वे है, उसको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके आसानी से वे है कहीं पे जाने का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। देखिए, बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे नवनिश्चयवाद का। इससे पहले हम बात कर सकते हैं, बात की थी हमने मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, इनके ऊपर बात की थी। इन टॉपिक्स पे बात की थी कि किस प्रकार से मानव प्रकृति का नुकसान कर रहा है, या किस प्रकार से प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध बन रखे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे नवनिश्चयवाद का। कहने का मतलब मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलन कौन स्थापित कर सकता है, तो इसकी बात की जाती है नवनिश्चयवाद के अंदर। तो अगला टॉपिक है आपका नवनिश्चयवाद। क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कि किस प्रकार से आपके 2-3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नवनिश्चयवाद के ऊपर हो सकता है 1 लाइन का भी बन जाए, लेकिन हम बात करते हैं कंप्लीट ही पढ़ेंगे भैया। 4 नंबर का दो, चाहे 2 नंबर का दो, चाहे 1 नंबर का दो, हमको तो पूरे लेके आने। चाहे 1 नंबर का आएगा तो वो भी कर देंगे, 5 नंबर का आएगा वो भी कर देंगे। तो देखते हैं नवनिश्चयवाद। रुको और जाओ, इसको क्या बोला जाता है? रुको और जाओ। आपने हेडलाइट देखी क्या? ट्रैफिक सिग्नल के अंदर एक होती है हरी, एक होती है लाल, और बीच में होती है पीली। लाल का मतलब होता है रुक जाओ, हरी का मतलब होता है जाओ, लेकिन बीच में होता है पीला। पीले का मतलब होता है धीरे धीरे निकलो। क्या करो? धीरे धीरे निकलो। उससे क्या होता है कि आप सतर्कता से आगे बढ़ सकते हो। अगर आप लाल और हरे को फॉलो करोगे तो आप, और येलो पीले को फॉलो नहीं करते हो, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए। तो देखते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति होती है, उसी प्रकार से मानव का अंतर संबंध होता है कि हमको क्या करना चाहिए, रुको और जाओ को फॉलो करना चाहिए। और नवनिश्चयवाद यही कहता है। फर्स्ट पॉइंट, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इस विचारधारा को लाने वाले, नवनिश्चयवाद को लाने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ये बंदा था भैया। कौन था? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इसको लेके आए थे, या इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने। याद करो, ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नवनिश्चयवाद होता क्या है। तो आओ समझते हैं। बहुत बढ़िया सा खेल है, छोटा सा नाजुक सा प्यारा सा खेल है, जिसको हम अभी समझ जाएंगे। कृषि। मानव पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक कृषि करता आ रहा है। आज वर्तमान युग के अंदर आप झांक के देख लो, कहीं पे भी किसी भी किसान को पूछो तो सीधी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर कहीं उपजाऊता नहीं हो रही है, या मतलब उपजाऊ नहीं हो रही है भूमि के अंदर, कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, तो वहाँ आँख बंद करके दुकान पे जाते हैं, यूरिया का कट्टा लेके आ जाते हैं। कहाँ को कट्टा ले रहा हो? यूरिया का कट्टा लेके आते हैं। बोले भैया खेत में यूरिया डाल दो, ये हो जाएगा। उन्होंने उस समय तो उसका यूजफुलनेस देख लिया, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो उस यूरिया को डालने के बाद में उनका नुकसान क्या हुआ? अगली फसल के लिए वो बर्बादी का कारण है। अगली फसल के लिए वो बर्बादी का कारण है। तो इसको बात करते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ कैसे। कृषि तो समझ में ही, लेकिन जो मानव था, आदि मानव, वो तो इसका यूज कर रहा था, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक लोग आए बीच में, वो लेके आ गए रासायनिकरण। रासायनिक, अरे भैया ये जो रासायनिक है, इस रासायनिकरण को वो यहाँ पे लेके आ गए। अब इस रासायनिकरण के अंदर क्या होता है कि जैविक खेती होती है। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो ग्रिफिथ टेलर वैसा बोलते हैं कि मानव कृषि कर रहा है, लेकिन मानव को कृषि करनी चाहिए कैसे? इसके अकॉर्डिंग, ना कि इसके अकॉर्डिंग। अरे रासायनिक चीज का यूज कम करो, बहुत रेयर कंडीशन में करो, या ना के बराबर करो। जितना ज्यादा इसको करोगे आपकी भूमि सुरक्षित रहेगी। कहने का मतलब आपको अनाज भी मिल गया और आपने पृथ्वी का दोहन भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखो, रासायनिक चीजों का आप उत्पाद कर लेते हो, भोजन में भी उसके ऊपर फर्क पड़ता है। गाय वगैरह चारा खाती है, उनके भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आप यूरिया, डीएपी वगैरह इनका यूज करोगे तो सर्वाधिक नुकसान भी होता है। भले आपको उस समय के लिए, कुछ समय के लिए वो फसल अच्छे से मिल गई, लेकिन आप देखना लंबे समय तक वो ज़मीन को ख़राब कर ही देता है, और बाद में आपको उसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं। तो रासायनिकरण का उन्होंने कैंसिल किया है और जैविक को बोला है कि जैविक खेती की ओर उन्मुख रहें। आगे देखो, भोजन। भोजन कैसा होना चाहिए?
आवश्यकता अनुसार। भैया जरूरत हो जितना, 4 रोटी की भूख हो ना तो 4 ही खाओ, जबरदस्ती मत टूसो 6 तक। वही बात है, भोजन को क्या करो। अब भैया भूख तो है 2 रोटी की, आप लेके आ गए थाली में 5 रोटी, अब खाने बैठे तो 2 ही भाई, 3 का क्या करोगे। अब होता है कभी कभार, आप देखना कि उसका यूज़ कर लेते हैं लोग, लेकिन आप देखना शादी ब्याह के अंदर खाना खाते हैं, प्लेट भर ली, और उसमें आधा खाएंगे आधा छोड़ देंगे। अब वो कहाँ जाएगा, कोई खाएगा कि उसको, कोई नहीं खाएगा, नुकसान होगा उसका। तो ग्रिफिथ टेलर बोलते हैं कि आवश्यकता अनुसार ही क्या करो, भोजन का यूज करो, बर्बादी ना करे और बाहरीकरण ना करे। इधर देखो, बर्बादी तो बिल्कुल ना करे, और भोजन का बाहरी भोजन। अरे भैया आप इडली, वो क्या बोलते हैं उसको, पिज्ज़ा बर्गर ये खाते हो क्या। पिज्ज़ा बर्गर ना खाएं, घर का खाना खाएं। क्या खाएं, घर का खाना खाएं, या स्थानीय खाना खाएं। कैसा खाएं, स्थानीय भोजन करें, ना कि बाहर का करें। चाइनीज, क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज भोजन ना करें, चाइनीज बन जाओगे। फिर मत बोलना कि चाइना का सामान कम चलता है। आगे देखो, सामान, अब सामान का यूज कर रहे हैं। सामान में ग्रिफिथ टेलर ने बोला कि भैया सामान का यूज, या सामान आपको लेके आना तो किस में लाओ, कपड़े के थैले में लाओ या जूट के थैले में लाओ। इसका यूज मत करो, पॉलीथीन का यूज मत करो, आप पर्यावरण को बचा सकते हो। देख लो, प्रकृति के मानवीकरण को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है नवनिश्चयवाद। क्या है नवनिश्चयवाद, होता है क्या है नवनिश्चयवाद, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है। ये बिल्कुल सही है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, इन चीज़ों को आपको फॉलो नहीं करना है। किसने बताया, ग्रिफिथ टेलर ने। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो, इनको करते हो, तो यही नवनिश्चयवाद है। रुको और जाओ, समझो कि किस चीज़ को क्या करना है, कैसे काम में लेना है। रसायनों के यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसके नुकसान को भी समझो। बर्बादी हो रही है बाहरी खाने की, किसकी बाहरी, ये जो भोजन होता है इस भोजन को आवश्यकता अनुसार करो। और भोजन होना कैसा चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। चाइनीज खाना ना खाएं, बीमार हो गए क्या मतलब। सामान भी कैसा, पॉलीथीन में नहीं, कपड़े और जूट के थैलों के अंदर लेके आओ। जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉलीथीन यूज करो। आप देखो आज गायें वगैरह कैसे मर रही है पॉलीथीन को खा के, देख लो आप, जीता जागता उदाहरण है। फिर भी नहीं समझते। लेकिन नवनिश्चयवाद इज द बेस्ट कंटेंट ऑफ द ज्योग्राफी बाय ग्रिफिथ टेलर। देखो ध्यान से। अब बोतल बोला गया, बोतल भी, बिस्लेरी की बोतल चल, प्लास्टिक की नहीं भैया। प्लास्टिक की बोतलों को यूज करने के बजाय स्टील और तांबे की बोतलों का यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये लंबे समय तक चलती है, भले ही ये महंगी होती है लेकिन लंबे समय तक चलती है। ये क्या होती है, आप पिया और आपने पानी पिया और फेंक दिया, बसों के अंदर जाते हो, ट्रेवल करते हो, इससे पानी पीते हो, फेंक देते हो, लेकिन फेंकने के बाद में क्या होता है, उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता। और उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो बोतल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है बाद में। तो ये नवनिश्चयवाद के अनुसार देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। हमको कैसी करना चाहिए यूज, स्टील या तांबे की बोतलों का यूज करना चाहिए। अरे समझ में आई ये बात, यही होता है नवनिश्चयवाद। कहने का मतलब प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन को अच्छी तरीके से बनाए रखें, मतलब पॉजिटिव वे के अंदर तैयार रखता है, या पॉजिटिव वे के अंदर ही इसका यूज किया जाता है। वही होता है प्रकृति का मानवीकरण, नहीं मानव का प्रकृतिकरण। अरे समझ में आई क्या बात, नवनिश्चयवाद बेस्ट ऑफ द, ये याद कर लो, दिमाग में छाप लो, कौन था, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट देखो, प्रकृति नियमों का अनुपालन। देखो ध्यान से, प्रकृति नियमों का अनुपालन करना चाहिए। नवनिश्चयवाद कहता है कि प्रकृति के जो नियम है उनका अनुपालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, पर्यावरण की हानि किए बिना, अरे किसकी हानि, पर्यावरण की हानि किए बिना संभावनाओं को उत्पन्न करना चाहिए। मतलब आपकी जो भी संभावनाएं हैं, आपकी जो भी ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करो, लेकिन किसके जरिए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी आवश्यकताओं की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी, बजाय ये कि अपनी ज़रूरत के लिए आप लोगों का नुकसान कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल औद्योगिकरण आज इतना बढ़ चुका है कि मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप देखना टायर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सांस लेना भी भारी होता है। एक इंसान की आधे जीवन उसमें निकल जाता है। एक वार्पिंग एरिया होता है जिसके अंदर धागे का काम किया जाता है, वहाँ पे देखो आप मानव रह नहीं सकता। वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपरली एक टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो वो करते हैं अपने स्तर पर व्यवस्था, लेकिन उतनी नहीं कर पाते क्योंकि बाह्य जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। टायर प्लांट्स वगैरह आज वातावरण को चेंज कर चुके हैं। उनकी आप देख सकते हो, उनके पास मतलब उस कंपनी में आप जाके बैठ नहीं सकते, 2 मिनट बैठ जाओगे तो आपको एहसास होने लग जाएगा, कुछ फील होने लगेगा। सोचो वहाँ पे काम करने वाला होगा वो कैसे फील कर रहा होगा, शायद उसका आधा जीवन तो ख़त्म ही हो चुका है। तो औद्योगिकरण जो भी कर रहे हैं, औद्योगिकरण को जो भी बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा कहना उनको यही है कि प्लीज़
आप यूज करो, अच्छी बात है, आप उन्नत हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति का दोहन मत करो, प्रकृति की हेल्प करो, पेड़ पौधे लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रकृति का मानवीकरण ना करने की बजाय मानव को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। तो अब बात करते हैं इससे आगे के टॉपिक पे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट कई ऐसे भूगोलवेता हुए थे, कई ऐसे वैज्ञानिक हुए थे, कई ऐसे भूगोलवेता थे जिन्होंने कई सारी परिभाषाएं दी ज्योग्राफी के बारे में, मानव भूगोल के बारे में, कि व्हाट इज़ मानव भूगोल, मानव भूगोल होता क्या है, उसके बारे में जानकारी दी थी। तो अगली स्लाइड पे बात करते हैं अपन मानव भूगोल के बारे में। थैंक यू। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कई भूगोलवेता हुए थे जिन्होंने परिभाषाएं दी थी। क्या दी थी? परिभाषाएं दी थी कि मानव भूगोल होती क्या है। क्या मानव भूगोल होती क्या है? मानव भूगोल, इसकी डेफिनेशन दे के गए थे। तो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे अपन की कौन कौन सी मेन परिभाषाएं थी जो शायद एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। वैसे पूछी नहीं आती, फिर भी अगर हो सकता है क्वेश्चन बने। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है भैया अपने रेडजेल से। किससे? रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल को एक चीज और कहा जाता है, इनको जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता। किसका? भूगोल का। इनको भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। कौन सी भूगोल का? आधुनिक भूगोल का। मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का जन्मदाता कौन है? मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का जन्मदाता है फ्रेडरिक रेडजेल। ये परिभाषा भी देके गए थे। कौन सी देके गए थे? देखो, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। देखो सुनो ध्यान से, ये मानव भूगोल है ना, मानव समाजों का। देखो ध्यान से, मानव के समाज और धरातल क्या चीज है? मनुष्य है, मानव जाति है, उसका जो समाज है उसका धरातल से क्या संबंध है। ये कौन कह के गए? रेडजेल भाई साहब कह के गए। क्या कह के? मानव भूगोल का मानव भूगोल में मनुष्य का जो समाज है, मानव का जो समाज है, अरे अपनी जो सोसाइटी है उसका धरातल से क्या संबंध है, इसके बारे में बता के गए थे। देखो यहाँ पे, समाजों और धरातल के बीच क्या है? संबंध है। अरे समाज और धरातल के बीच, मानव भूगोल में मानव के समाज और धरातल के बीच के संबंध का क्या होता है? अध्ययन होता है। उसको क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। किसके अकॉर्डिंग? रेडजेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, एलएनसी सैंपल। एक सैंपल भाई साहब आए थे, क्लिनिक प्लस नहीं, एलएनसी। कौन सा सैंपल? एलएनसी सैंपल। एलएनसी सैंपल भैया क्या बोल के गई? ये बोल के गई है भैया, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मतलब पृथ्वी अस्थिर है। कहने का मतलब क्या है? परिवर्तनशील है। पृथ्वी में कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं, किसी भी प्रकार का बदलाव आता रहता है। मतलब एक जगह फिक्स नहीं है कि भैया ये जगह फिक्स है, कुछ ना कुछ समय के साथ वहाँ पे क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो इसने एक वर्ड लिया, अस्थिर। क्या? अस्थिर पृथ्वी। क्या बोलते हैं सैंपल साहब? बोलते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, अस्थिर पृथ्वी मतलब हिलती डुलती पृथ्वी, और क्रियाशील मानव, एक्टिव मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है भैया? अस्थिर पृथ्वी है। क्या है? अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है। बिना हिल वाली मतलब हिलने डुलने वाली पृथ्वी जी का मायना मतलब पृथ्वी क्रियाशील है, परिवर्तनशील है। कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अब मानवी जब नाम दे दिया, दो टांग का जानवर सबसे खतरनाक होता है वो है मानव। वो हमेशा क्या रहता है? क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है। उनके बीच में जो परिवर्तनशील अध्ययन है उसको कहते हैं मानव भूगोल। ये किसने कहा है? एलएनसी सैंपल भैया ने कहा है। कौन से भैया ने कहा है? एलएनसी सैंपल। याद करो, एक थे रेडजेल भैया, वो बोलते हैं समाज और धरातल के बीच संबंध, समाज और धरातल के बीच संबंध। और वहीं पे सैंपल साहब कहते हैं अस्थिर पृथ्वी,
अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव, ये दोनों जब मिलते हैं तो कुछ परिवर्तनशील कार्य होते हैं, उनका जो अध्ययन है वही मानव भूगोल कहलाता है। देखो वापस याद करो, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है, अरे क्या है, कनेक्शन है, उनका अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। कौन कहते हैं? एलन सी सैंपल। नेक्स्ट देखो, पॉल विडाल डी लाब्लास, पॉल विडाल डी लाब्लास, भारी है ना नाम, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। पॉल भैया थे, लाब्लास भैया थे, देखो ध्यान से, पॉल विडाल डी लाब्लास, एक ही नाम है भाई, एक ही जंतु का नाम है ये, पॉल विडाल डी लाब्लास, बहुत भारी नाम है, करो यार। हमारे तो जो बच्चे हैं, आधे बच्चे तो इस नाम को देख के डर जाएंगे, भग जाएंगे, अरे यार रहने दो यार, ये कोई नाम है क्या? आपने देखो, राम जी, श्याम जी, रमेश जी, बहुत सारे नाम, ढेर सारे नाम है। तो बात करते हैं अपन यहाँ पे, देखो वापस से, पॉल विडाल डी लाब्लास क्या कहते हैं? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, कंट्रोल, क्या बोलते हैं? कंट्रोल, हमारी पृथ्वी को कंट्रोल, नियंत्रित करने वाले क्या? फिजिक्स रूल्स, भौतिक नियम, क्या है? भौतिक नियम क्या करते हैं? तथा इस पर रहने वाले जीवों के साथ संबंध। देखो ध्यान से, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, अरे हमारी पृथ्वी को नियंत्रित कौन करते हैं? भौतिक नियम, तथा इस पर रहने वाले जीवों के साथ जो संबंध है, यह संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। अब थोड़ी सी भारी होगी, लेकिन फिर भी याद कर लो कि भैया भौतिक नियम, क्या? भौतिक नियम, जीवों के साथ संबंध, इनका संश्लेषित ज्ञान की जो संकल्पना है, यही क्या कहलाती है? मानव भूगोल की परिभाषा। ये किसने कहा है? पॉल विडाल डी लाब्लास ने। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और कक्षा 12 का ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। इसके तीनों पार्ट्स आप देखो और अपना फीडबैक दो, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आप इसमें एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन कर पाओगे। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म है, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी लेके आऊँगा, और इंग्लिश का भी चल रहा है साथ में, उसके अंदर भी मैं 10th की क्लास ले रहा हूँ, और आगे भी अधिकतर आपको ग्रामर की आपको वहाँ पर कोर्स देखने को मिलेगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और बेहतर करने का। तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको उन बच्चों तक पहुँचाएं जो कोचिंगों तक नहीं पहुँच सकते, स्कूलों तक नहीं पहुँच सकते, या अपना समय पढ़ाई को देने में समर्थ नहीं हो पा रहे, तो वो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक नीचे बढ़िया सा बेल आइकन दिया हुआ है, उसको बजाना भी ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो आप उसको आसानी से वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी।